हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। होप सो आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जा रही है या जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आपको हेल्प कर रही होंगी। बट फिर भी अगर उसके अलावा आपको कोई भी वीडियोज़ के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को अपलोड करने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करें स्पाइक प्लस ई फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ये कुछ एफएक्यूज़ हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए एंड अलाइड मैटर्स के लिए। तो जब भी हम इनकॉर्पोरेशन करें, आपको पता है कि आज के मतलब इस टाइम अब जो भी इनकॉर्पोरेशन होती है वो यहाँ से होती है। आपको साइन इन करना है और स्पाइक प्लस में जाना है और न्यू एप्लीकेशन में जाना है। ठीक है। तो अभी न्यू एप्लीकेशन में जाने से पहले हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो जब हम फॉर्म भर देते हैं तो आगे हमें दिक्कत आती है। तो आप न्यू एप्लीकेशन डालने से पहले ये वीडियो बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें। ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एफएक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ई फॉर्म स्पाइक प्लस। स्पाइक प्लस ई फॉर्म क्या होता है? स्पाइक प्लस ई फॉर्म इज अ पार्ट वेरियस इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्पाइक प्लस ई फॉर्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है और इससे बिजनेस थोड़ा सा और जल्दी से बिजनेस में इनकॉपरेशन थोड़ी और जल्दी से होती है। ठीक है। अब स्पाइक प्लस ई फॉर्म इज इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म। ये एक वेब फॉर्म है जो आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। न्यू एप्लीकेशन में जाते हैं और ये पार्ट ए है। ठीक है। ये वेब फॉर्म इसे बोलते हैं, जिसकी कोई पीडीएफ नहीं है। पहले जब हम कंपनी इनकॉपरेट करते थे तो उसकी पीडीएफ वर्जन हमें डाउनलोड करना पड़ता था और उसे डिटेल भरनी पड़ती थी। बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, स्पाइक प्लस ई फॉर्म इज एन इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म एंड एन एडवांस वर्जन ऑफ द प्रीवियस स्पाइक ई फॉर्म INC 32। ये बता रहा है कि जो प्रीवियस वर्जन जो हमें पीडीएफ की फाइल थी उससे एडवांस वर्जन है। ठीक है। स्पाइक प्लस ई फॉर्म offers 11 services by 3 central government ministry and department। अब ये टोटल 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के हैं। टोटल 11 सर्विसेज स्पाइक प्लस वेब फॉर्म प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या क्या आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 3 स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, thereby saving a many procedure, time and cost for starting a business in India। ये जो स्पाइक प्लस वेब फॉर्म है, इससे टाइम की भी बचत होती है और प्रोसीजर भी थोड़ा अच्छे से हो जाता है। ठीक है। और आपको बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम कम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू फॉलो द स्पाइक प्लस प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। क्या हर एक कंपनी को स्पाइक प्लस प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन करने के लिए स्पाइक प्लस प्रोसेस फॉलो करना है? येस। जो भी कंपनी एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद इन इफेक्ट फ्रॉम 23rd Feb 2020 इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम एंड इनकॉर्पोरेशन थ्रू द वेब सर्विस स्पाइक प्लस। Name of the company can be reserved by in part A and Spike Plus. In case of the applicants want to apply the name incorporation and other integrated services together, he can do so together by filing necessary information in part B and part B। ये इसमें बताया गया है कि हाँ, हर एक कंपनी को, जो भी कंपनी 23 फरवरी 2020 के बाद इनकॉर्पोरेट हो रही है, उनको उनको स्पाइक प्लस प्रोसेस वेब फॉर्म भरना है। अब वेब फॉर्म में है क्या? वेब फॉर्म में ये है कि अगर आप रिजर्वेशन नेम को रिजर्व कराना चाहते हैं तो पार्ट ए में रिजर्व करवा सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप नेम को चेक करके अगर आपको लगता है कि नेम ऑलरेडी अप्रूव्ड हो जाएगा तो आप नेम रिजर्वेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड अदर इंटीग्रेटेड सर्विसेज एक साथ सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। फॉर चेंज ऑफ नेम वेब सर्विसेज रन रिजर्व यूनिक नेम इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट। बट ये बता रहे कि अगर आपको नेम चेंज करना है तो आपको यहाँ से नहीं करना, आपको रन सर्विसेज हैं वहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं कंपनी के नेम चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रन रिजर्व यूनिक नेम क्या होता है? ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ये रहा रन सर्विसेज क्या होते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रन क्या होता है। रन सर्विसेज सिंपल एंड इजी टू यूज वेब सर्विसेज फॉर रिजर्विंग अ नेम फॉर चेंज ऑफ नेम and for any existing name. The said services has removed the requirement to use digital signature certificate during name reservation. It was another value addition to ease of doing business in India. ये कह रहे हैं कि रन सर्विसेज होते हैं जो कंपनी के नेम चेंज करने के लिए होते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके नेम चेंज करने के लिए होते हैं, ठीक है। और इसमें से जब भी हम नेम चेंज करने के लिए होते हैं तो पहले डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ता था, अब वो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है ये अनदर वैल्यू एडिशन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया में। इंडिया में बिजनेस को थोड़ा सा और जल्दी करने के लिए ये एक वैल्यू एडिशन है। What needs to be done initially for availing the incorporation services through Spike Plus web form? ये बता रहे कि हमें क्या क्या ज़रूरत है इनिशली जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं स्पाइक प्लस वेब फॉर्म के थ्रू। स्पाइक प्लस वेब फॉर्म में जब पोस्ट लॉग इन सर्विसेज आर एग्जिस्टिंग रजिस्टर यूजर वुड नीड टू लॉग इन टू देयर अकाउंट यूजिंग देयर क्रेडेंशियल, न्यू यूजर आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लॉग इन अकाउंट फर्स्ट बिफोर यूजिंग द सर्विसेज। ये बता रहे कि स्पाइक प्लस वेब फॉर्म आप जब लॉगिन करेंगे तभी ये ओपन हो सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड यूजर के लिए। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो आप न्यू यूजर आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लॉगिन, आप एक क्रिएट लॉगिन बना लें आप, उसके बाद आप कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए अभी यहाँ लॉगिन नहीं है, तो स्पाइक प्लस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन मांगता है, तो आप यहाँ पे आके रजिस्टर नाउ कर सकते हैं। और यहाँ वीडियो के ऊपर आपको लिंक्स दिख रहे होंगे, यहाँ से आप, हाँ हमारी वीडियो है ऑलरेडी कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से आप वीडियो चेक करके आप देख सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर क्या होता है? एप्लीकेशन नंबर रेफर्स टू ए सिस्टम जनरेटेड नंबर्स गिवन टू एन एप्लीकेशन फॉर द नेम रिजर्वेशन इनकॉर्पोरेशन विच इज येट टू बी सबमिटेड अपलोडेड बाय द यूजर। मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया, मैंने कंपनी रिजर्व करवाई है और उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यही एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमने नेम रिजर्वेशन अप्रूव कराया है सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि नेम रिजर्वेशन कैसे अप्रूव कराया हमने। ये एप्लीकेशन नंबर भी बता दिया कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, या फिर आप अगर नेम रिजर्वेशन करा रहे हैं तो नेम पार्ट ए के बैक पीछे आएगा एप्लीकेशन नंबर। मतलब अगर आप नेम रिजर्वेशन करा रहे हैं तो उस टाइम ये एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, और अगर नेम रिजर्वेशन और फाइल कर दोनों एक साथ कर रहे हैं तब भी आएगा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज पार्ट ए ऑफ वेब फॉर्म स्पाइक प्लस एंड कैन द सेम बी फाइल सेपरेटली। स्पाइक ये पूछ रहे हैं कि क्या स्पाइक पार्ट ए सेपरेट फाइल की जा सकती है। ये स्पाइक पार्ट ए रिप्रेजेंट द सेक्शन वेयर इन ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द नेम रिजर्वेशन फॉर अ न्यू कंपनी have to be entered. Spike plus part A can either be submitted individually for the name reservation or can be submitted together part B both name reservation as well as incorporation for availing integration। ये आपको पहले ही बता दिया मैंने कि जो पार्ट ए है, या तो आप पार्ट ए अगर आपको लगता है कि जो आपका नेम है वो रिजर्व पहले करवा लो तो आप पार्ट ए सेपरेट सबमिट कर सकते हैं। बट आपको अगर ये लगता है कि हाँ मैंने ओवरऑल चेक कर लिया है जो भी डिटेल्स है कि ये ना ही ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड ना ही कोई कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए फिर आप पार्ट ए और पार्ट बी फिल कर लें। बट अगर आप ये चेक कर लेते हैं तो आपके 1000 रुपीज़ भी कम हो जाते हैं जो एक चार्जेज है पार्ट ए के। बट ये ध्यान रखें कि वो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से चेक करना। अगर आप उसके लिए वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आपको ऊपर लिंक्स आ रहे हैं, उसमें मैंने बताया कि कैसे कैसे चेक कर सकते हैं नेम रिजर्वेशन के लिए। आप वहाँ से चेक करके अगर आपको लगता है, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो आप पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ भरें। अदरवाइज आप पार्ट ए को अप्रूव करवा लें, 2 दिन लगते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वो अप्रूव होने के बाद आप 20 दिन तक
वो नेम रिजर्व करवा सकते हैं, कंपनी की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड इन द पार्ट बी ऑफ स्पाइक प्लस। पार्ट बी में क्या क्या सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। पार्ट ए में तो आपको नेम रिजर्वेशन मिलता है, पार्ट बी में क्या मिलता है, जब आप पार्ट बी फिल करते हैं उसके बाद आपको, जब आप पूरी सबमिशन कर देते हैं तो क्या क्या डिटेल्स आपको प्रोवाइड होती है। बट यहाँ पे ये पार्ट बी के बारे में बताएगा कि पार्ट बी के द्वारा आपको क्या क्या डिटेल्स मिलेंगी। सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, डिन अलॉटमेंट होती है, मैंडेटरी इशू है, पैन मैंडेटरी है इशू होंगे, टैन भी मैंडेटरी है मिलेंगे आपको, ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी आपको मिलेंगे, मैंडेटरी ऑफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन भी है आपको मैंडेटरी मिलेंगे। बट ये जो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन है ये ओनली 3 स्टेट में है, ये ध्यान रखिए। जब भी आप इन तीनों स्टेट की कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज ये डिटेल आएगी ही नहीं, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं मैं, ये तीन स्टेट में वैलिड है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडेटरी ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट फॉर अ कंपनी, ये भी मैंडेटरी, आपने बैंक अकाउंट खोलना है, लेकिन आपको जीएसटी के अलॉटमेंट ऑप्शनल है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द अपलोडिंग लिंक्स फॉर्म ऑफ द स्पाइक प्लस। बहुत लोगों के पास प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। जब हम फॉर्म सारे अपलोड करते हैं, पार्ट बी, ईओए, एमओए, एजाइल प्रो, INC9, URC1, वॉट, तो वो एक लिंक, वो जो उसका सीक्वेंस होता है एक सीक्वेंस में होना चाहिए, अदरवाइज जब भी आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे अगर इधर उधर कर देते हैं तो आपको वो बताएगा, वो पॉपअप ही आएगा जैसे आप लिंक फॉर्म में सबमिट करते हैं कि आपको ये फॉर्म इस सीक्वेंस में डालने हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहला फॉर्म होगा पार्ट बी, ये ध्यान रखें, क्योंकि पार्ट बी सबसे पहला फॉर्म है, उसके बाद ये सीक्वेंस है, पार्ट बी पहले, सेकंड पे EMOA, थर्ड पे AOA, फोर्थ पे URC1 अगर एप्लीकेबल है आप पे, एजाइल प्रो फिफ्थ पे, और सिक्स पे INC9, राइट। तो ये क्लियर हो गया सीक्वेंस वाइज कैसे लगता है, ठीक है। What will happen in case of the proposed name is incidental or too nearly resembles with the name of an existing limited company, limited liability partnership or an existing company। ये कह रहा है कि अगर कोई प्रपोज नेम आपका है कि वो नियर बाई LLP या एग्जिस्टिंग कंपनी के नियर बाई मैच कर रहा है तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, द नेम शैल बी ट्रीटेड एज अनडिजायरेबल नेम एंड सेंड फॉर रीसबमिशन आर रिजेक्टेड एज द केस में भी। अगर आपने कोई कंपनी के नेम, जैसे दो कंपनी, जब भी आप पार्टी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो दो कंपनी के नेम डालने होते हैं आपके। अगर वो कंपनी ऑलरेडी कहीं रजिस्टर्ड है तो आपके पास 2 बार आपके पास रीसबमिशन के लिए आएगा या रिजेक्ट, ये उनके ऊपर है। अगर रीसबमिशन के लिए भेजते हैं वो तो आपके पास उसके बाद 2 चांसेस होंगे रीसबमिशन डालने के। आप कंपनी के नेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो जब आपको रीसबमिशन देंगे तो आपको डिटेल देंगे कि आपका जो नेम है वो यहाँ ट्रेडमार्क में इस नेम से रजिस्टर्ड है या एग्जिस्टिंग LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नेम से रजिस्टर्ड, तो आप चेंज करके वापस 2 बार रीसबमिशन डाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट 10th, whether the proposed name is undesirable, if it is identical with or too nearly resembles with a name which is for the time being reserved or not expired। ये दूसरा केस है। पहला केस तो था कि अगर कोई एग्जिस्टिंग LLP है या एग्जिस्टिंग कंपनी है, उससे नियर बाई मैच कर रहा है आपका नेम, तो क्या होगा, तो भी रीसबमिशन में जाएगा, ठीक है, और वो नेम नहीं दिया जाएगा। दूसरा केस क्या है कि अगर आपकी कंपनी का जो नेम है, प्रपोज नेम है, वो किसी कंपनी ने रिजर्व करा रखा है, अभी रिजर्व कराया है, ना ही उसकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, उसने रिजर्व कराया है और उसके जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो भी अनडिजायरेबल में ट्रीटेड होगा, उसके लिए भी रीसबमिशन आपके पास आ सकता है, ठीक है। उसके लिए भी आपको 2 चांस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डू आई अप्लाई फॉर अ नेम इफ द प्रपोज नेम इंक्लूड द नेम ऑफ ट्रेडमार्क। ये कह रहा है कि हमारे पास, हम कैसे एक नेम को अप्लाई करें अगर हमारा प्रपोज नेम एक ट्रेडमार्क में इंक्लूड है, कंपनीज में LLPs में नहीं है वो कंपनी, लेकिन वो ट्रेडमार्क में है रजिस्टर्ड। इन केस ऑफ तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, इन केस ऑफ प्रपोज नेम इंक्लूड अ रेफरेंस ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नेम, द यूजर मेक श्योर दैट ही हैज attach the consent of the owner or applicant of registration of
the trademarks along with the KYC details bearing signatures of trademark owner, right? In case the trademark owner is a body corporate like companies, private limited, LLP and all, the NOC should be provided in the form of the board of resolutions along with the KYC document. सबसे पहला यहाँ पे ये बताया कि अगर आपका नेम कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से में इंक्लूड होता है, मतलब उससे मैच करता है, तो यूज़र को क्या करना है, यूज़र को इंश्योर करना है कि वो एक कंसर्न लेटर लगाए ऑनर का, जिसका ऑलरेडी जिसके नाम से वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और उसके सिग्नेचर्स हों और केवाईसी डिटेल्स हों, राइट। अगर सपोज अगर ये अगर इंडिविजुअल है जब तो उनकी केवाईसी और कंसेंट लेटर लगेंगे इंडिविजुअल के। दूसरा केस है कि इन केस ऑफ ट्रेडमार्क ऑनर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर आपके ट्रेडमार्क ऑनर जो है, जो भी आपके प्रपोज नेम है जो जो मैच कर रहा है, वो जो ट्रेडमार्क ऑनर है बॉडी कॉर्पोरेट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वट जो भी हो, अगर वो है ट्रेडमार्क ऑनर तो एनओसी जो प्रोवाइड होगी वो बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ होगी, केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ होगी सबमिट, राइट। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द वर्ड्स ऑन विच अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी वुड बी रिक्वायर्ड। कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसके लिए आपको अप्रूवल रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। द नेम शैल बी जनरली बी रिजर्व इफ इट इंक्लूड द वर्ड्स लाइक बैंक। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बैंक, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड्स आर द बिजनेस एक्टिविटी इंक्लूड द वर्ड्स लाइक बैंक, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड आर द सिमिलर वर्ड्स विद अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये बोल रहे कि ये कुछ नेम है, जैसे बैंक है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड और बिजनेस म्यूचुअल फंड, यहाँ तक कोई नेम है आपका जिसके नेम में आपके ये सारे आ रहे हैं, बैंक, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेंचर कैपिटल और म्यूचुअल फंड, तो आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरा है कि अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी ये वर्ड आ रहे हैं जब भी आपको अप्रूवल लेनी है, एक तो नेम में आ रहे हैं, दूसरा सेम चीज़ अगर आपकी एक्टिविटीज़ मीन्स एमओए में जो आपके ऑब्जेक्ट है उसमें अगर आ रहे हैं जब भी आपको अप्रूवल लेनी है, तो ध्यान रखें जब भी एमओए बनाए तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिसबमिशन में आती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड द अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी मे बी ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन एज अ चेंज नेम एज द केस में, या आप उससे पहले जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उससे पहले आप उसकी अप्रूवल ले लें, जिससे अप्रूवल आप अटैच कर दें। नेक्स्ट है व्हाट आर द वर्ड्स आर एक्सप्रेशन विच कैन बी यूज ओनली आफ्टर द ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोल रहे कि कौन से ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस हैं जो आप बिना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही उसे यूज कर सकते हैं। इन द टर्म्स क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 3 इन सेक्शन 4 द फॉलोइंग वर्ड्स आर कॉम्बिनेशन thereof shall not be used in the name of the company in English or any of the language depicting the same meaning unless the previous approval of the central government has been obtained for the use of any such word or expression। ये बता रहा है कि सब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि ये जो जितने भी ये नेम है ये या तो इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में आप यूज़ नहीं कर सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के, राइट। तो आप एक एक करके मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। बोर्ड, कमीशंस, अथॉरिटीज़, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्र। आप यहाँ देख सकते हैं एक एक करके, और ये जो फॉर्म है आपको लिंक पे मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट प्रिकॉशन शुड वन टेक केयर बिफोर अप्लाइंग द प्रपोज नेम। ये कह रहा है कौन से प्रिकॉशन हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम प्रपोज नेम अप्लाई करते हैं, राइट। वन शुड बी वेरी केयरफुल while applying for the name, there can be rejection of the name approval application in the following case। बहुत केयरफुल होकर अप्लाई करना पड़ता है हमें नेम को, और अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप रिजेक्शन आ जाती है आपके अप्रूवल में। तो सबसे पहला, प्रपोज नेम एग्जैक्टली इंसिडेंशियल रिजेंबल्स फोनेटिकली टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी। ये बोल रहे हैं कि प्रपोज नेम है वो एग्जैक्टली
आपकी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के मैच नहीं करनी चाहिए, राइट। प्रपोज नेम इंक्लूड्स वर्ड विच आर रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट विद स्पेसिफिक क्लॉज। ये कह रहा है प्रपोज नेम किसी भी ट्रेडमार्क में, किसी ट्रेडमार्क के किसी भी को स्पेसिफिक क्लासेस में, किसी भी क्लासेस में रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, राइट। Wrong class category सब category of the proposed company is mentioned in the web form। आपने वेब फॉर्म में गलत क्लास लिया है, कैटेगरी सब कैटेगरी ली है, जब भी आपके रिजेक्शन के चांसेस हैं। लाइक न्यू एप्लीकेशन की हमने ये कैटेगरी है, मान लो आपने ये भी गलत लिया, सब कैटेगरी भी गलत ली और ये एक्टिविटीज़ कोड भी गलत लिए, तब भी आपके पार्ट वे के, तब भी आपके फॉर्म की रिजेक्शन आ सकती है, राइट। तो ये सब ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कोड ऑफ एनआईसी इज नॉट फाउंड इन द कॉन्सोनेंस विद द अटैच्ड ऑब्जेक्ट स्पाइक पार्ट पे। सपोज आपने यहाँ पे एक्टिविटीज कोड जो डाली, मैंने बताया कि अगर आपने यहाँ पे एक्टिविटीज कोड डाली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड ऑल, और आपने आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसके कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब भी आपके, और कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ पे अटैचमेंट लगाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अटैचमेंट भी आप लगा सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो जो यहाँ ये जो चीज़ है, ये एक्टिविटीज कोड और ये दोनों मैच करने चाहिए, या तो ये दोनों मैच करें, अदरवाइज अगर आपने अटैचमेंट लगाई ऑब्जेक्ट की तो ये दोनों मैच करने चाहिए आपस में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रपोज नेम इज फाउंड डिस्क्रिप्टिव, दैट इज इट कंटेन्स कॉमनली यूज्ड वर्ड, प्रॉपर प्रीफिक्स एंड सफिक्स नॉट यूज इन द नेम। ये बोल रहा है कि जो भी आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो उसमें आप सफिक्स और प्रीफिक्स का ध्यान रखें। जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड करवा रहे हैं तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखें, एनजीओ सेक्शन 8 करवा रहे हैं तो फाउंडेशन, एसोसिएशन, वट जितने भी लिस्ट होती है उसमें से कोई भी एक चीज़ लास्ट में ज़रूर डालें। अगर वो नहीं डालते जब भी आपके रिजेक्शन आ जाती है, राइट। यहाँ पे आपने जो नेम डालना है ना, यहाँ पे या प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, फाउंडेशन, एसोसिएशन, काउंसिल, जो भी हो, पब्लिक लिमिटेड, वो आपने यहाँ डालने हैं। ओपीसी भी डालनी है अगर ओपीसी कर रहे हैं। अगर आप नहीं डालते सफिक्स एंड प्रीफिक्स तो आपके जो नेम है वो रिजेक्ट हो जाते हैं एप्लीकेशन। नो सिग्निफिकेंस अबाउट एब्रिविएशन यूज इन प्रपोज नेम। प्रपोज नेम इंडिकेट वर्ड्स फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, होल्डिंग, इंश्योरेंस, वेयर द ऑब्जेक्ट कंपनी डू नॉट इंडिकेट सच एक्टिविटी। ये पहले भी बता दिया गया है कि आपने अपने प्रपोज नेम में एब्रिविएशन मतलब आपकी जो नेम है उसके अंदर नहीं होना चाहिए ये वर्ड्स, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, होल्डिंग, इंश्योरेंस, ईटीसी, या आपके नेम में भी नहीं होना चाहिए, और आपकी एक्टिविटीज़ में प्रपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी नहीं होने चाहिए, और यहाँ जो आपने अटैचमेंट लगाई वहाँ भी नहीं होने चाहिए, और अगर आपने अटैचमेंट नहीं लगाई यहाँ पे लिखा है तो यहाँ भी नहीं होने चाहिए ये सारे नेम, राइट। नेक्स्ट है इसी में ही ऑब्जेक्ट मेंशन इन द फॉर्म और व्यू, मतलब स्पष्ट है, एंड द ट्रेडमार्क कैन नॉट बी असर्टेन, और ट्रेडमार्क उसका कंफर्म नहीं है कि किस ट्रेडमार्क में आता है, जब भी कैंसिलेशन के चांसेस हैं रिजेक्शन के। तो नेम कंटेंट्स वर्ड बोर्ड्स, नेशनल कमीशन और एटीसी प्रीवियस अप्रूवल रिक्वायरमेंट। तो जो भी ये नेम है इनके लिए प्रीवियस अप्रूवल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मेड विद रिस्ट्रिक्टेड एंड अनडिजायरेबल नेम सिस्टम कैन नॉट। जो भी रिस्ट्रिक्टेड नेम है, जो रिस्ट्रिक्टेड है ऑलरेडी ऊपर मैंने दिखाया है, जो रिजर्व्ड है वो सिस्टम लेगा ही नहीं आप जब फिल करेंगे उसे, राइट। नेक्स्ट है प्रपोज नेम रिजेंबल्स closely and popular or abbreviated description of an existing company or limited liability as per rule 8A 1H of the company, right। ये बोल रहा है कि जो आपका प्रपोज नेम है वो भी अगर क्लोजली किसी भी कंपनी के क्लोज नेम के उसमें आ रहा है, जब भी रिजेक्शन के चांसेस हैं। प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकन, ऑब्टेन और अटैच्ड एप्लीकेशन वेयर, जो भी आपने अगर नेम के अप्रूवल लिया तो उसको अटैचमेंट करनी है। If the proposed name contains the name of the foreign country, city, town, the applicant must attach any proof of significance, business relation with such foreign country, like MOU with the company of such country. In case of the proposed name, include the name of India and foreign country, that is India, Japan, or Japan, India. In such case, name shall be allowed if there is the government to government participation or patronage, and no company shall be incorporated using the name of the एनिमी कंट्री।
ये बोल रही कि सबसे पहले अगर आप किसी फॉरेन कंट्री का नेम डालते हैं किसी प्रपोज नेम में, तो आपके पास एक वहाँ के बिजनेस रिलेशन क्या है उस कंपनी के साथ, वहाँ की कंपनी और वहाँ के कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, आपको उसकी एक अटैचमेंट डालनी पड़ेगी। दूसरा, इन केस ऑफ द प्रपोज नेम द नेम ऑफ इंडिया विद अ फॉरेन कंट्री। अगर आपका कोई प्रपोज नेम है जिसमें सपोज इंडिया जापान या जापान इंडिया करके आ रहा है, तो इस केस में ये केस भी अलाउड होंगे, आपको ये नेम भी अलाउड होंगे, लेकिन बट उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन होना कंपलसरी है, राइट? या दोनों गवर्नमेंट्स के रिलेशन होने चाहिए। एंड नो कंपनी शैल बी इनकॉर्पोरेटेड, ये बता रहा है कि लास्ट में ये बताया कि कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती अगर उसका प्रपोज नेम किसी भी इंडिया के या कंट्री के एनमी कंट्री के नेम के साथ है, ठीक है? और ये रूल किस रूल से आता है, ये रेफर करा गया रूल 8A1T, तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। नोट, द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक utmost care in complying with the above instruction, as name reservation applications may be put into resubmission or rejection on the above ground। ये बोल रहा है स्टेक होल्डर जो भी एप्लीकेंट है, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो भी बताया गया है, तो रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे, ठीक है? What is the procedure after filing the स्पाइक प्लस फॉर्म भरने के बाद क्या क्या प्रोसीजर है? वंस स्पाइक प्लस इज फिल्ड कंप्लीटली विद द रेलिवेंट डिटेल, अगर स्पाइक प्लस में ओवरऑल आता है, आप ये ध्यान रखें, स्पाइक प्लस में सब कुछ आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, EMOA, EOA, URC1, एजाइल प्रो, INC9। तो स्पाइक प्लस मतलब आपके जब सारे फॉर्म भर जाएं, तो द सेम वुड देन हैव टू कन्वर्ट इट इनटू PDF फॉर्मेट विद जस्ट वन क्लिक ऑन द माउस बटन। जैसे ही आप सारे फॉर्म भर देंगे, तो उसके राइट साइड में ही PDF का आइकन आता है, वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपका जो फॉर्म हो वो PDF में कन्वर्ट हो के डाउनलोड में सेव हो जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, हमने सारे फॉर्म को खोलना है और जहाँ जहाँ आपने DSC लगानी है वहाँ DSC लगाने हैं। उसके बाद उसे MCA के पोर्टल पे लिंक फॉर्म में जो भी उसके सीक्वेंस है जो मैंने बताया ऊपर, वैसे आपको अपलोड कर देने हैं, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशन रिक्वायर्ड पॉइंट्स टू चेक बिफोर अपलोडिंग सबमिटिंग स्पाइक प्लस फॉर्म। ये कह रहा है कि कौन से प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट्स है या पॉइंट्स की रिक्वायर्ड है अपलोड करने से पहले या सबमिट करने से पहले। सबसे पहला है द वर्जन ऑफ PDF शुड बी लेटेस्ट वन, ठीक है? ये जो PDF का वर्जन है वो आपको लिंक में मिल जाएगा। फॉर्म इज डिजिटली साइंड बाय द डायरेक्टर एज वेल एज प्रोफेशनल, जहाँ जहाँ डायरेक्टर और प्रोफेशनल के साइन होने हैं वहाँ प्रॉपर साइन हो जाए। डिजिटल सिग्नेचर आर वैलिडेटेड, डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेटेड होने चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैलिडेट होता है जब आप डिजिटल सिग्नेचर लगाएं, तो उसको थोड़ा सा फॉर्म को थोड़ा टाइम दे, उस टाइम नहीं छेड़ना है। जब आपके डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेट हो जाए, उसके बाद फॉर्म को सेव करें और बंद करें। दैट द डायरेक्टर्स आर नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, और जो भी डायरेक्टर उसमें साइन कर रहे हैं वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, राइट? साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट अटैच आर विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, जो आपके एक फॉर्म के साइज़ है ना, वो आपके प्रिस्क्राइब लिमिट में होने चाहिए, ठीक है? जो आपके फॉर्म के साइज़ है वो 6 MB है। जो छः जो भी आपकी फाइल है ना, पार्ट बी, एजाइल प्रो जो भी है, वो आपकी 6 MB से ज़्यादा नहीं होगा। ओवरऑल 6 MB नहीं, हर एक फॉर्म, जैसे आपकी पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी 6 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विद सिग्नेचर, सारे सिग्नेचर लगाने के बाद, अपलोड करने से पहले। ऐसे ही INC9, एजाइल प्रो, एवरी फॉर्म शुड नॉट बी मोर देन 6 MB, राइट? डॉक्यूमेंट्स अटैच आर लेजिबल का मतलब है, लेजिबल बहुत सारे केसेस में आते हैं, जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करा आपने, वो लेजिबल मीन्स पढ़ने योग्य नहीं है। जो भी आपने स्कैन करा, आप साइज़ को कम करने के चक्कर में आपने इतना कम कर दिया कि वो दिख नहीं रहा, तो वो फॉर्म को ऐसे स्कैन करें कि जो भी चीज़ लिखी है वो दिखे, ठीक है? सिग्नेचर आर नॉट कॉपी पेस्टेड इन एनी डॉक्यूमेंट्स, जो भी सिग्नेचर है वो आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आप
सिग्नेचर, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स है उस पर सिग्नेचर आप फिजिकली करवाएं, ना कि उसको वर्ड में या वट कहीं भी आप करके ले जाके उनके साइन को सॉफ्ट कॉपी में कॉपी पेस्ट ना करें, राइट। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ द प्रपोज नेम इंडिकेट डिफरेंट वर्ड्स लाइक फाइनेंस, लीजिंग, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, वट combination thereof, whereas the proposed object of the company do not indicate such activities. What would happen in this case? ये कह रहा है कि अगर हमारा प्रपोज नेम है वो इंडिकेट करता है डिफरेंट वर्ड लाइक फाइनेंस में इंडिकेट कर रहा है, तो क्या होगा, द प्रपोज नेम विल बी कंसिडर एन अनडिजायरेबल। जब भी ये नेम में करेगा आपका प्रपोज नेम तो अनडिजायरेबल होगा इफ इट इज़ नॉट कॉन्सोनेंस विद द principal object of the company as set up in MOA, right? Similarly, if the main object relate to finance, leasing, whatever, or combination, the proposed name must be include the such activities in the name. ये कह रहा है कि दोनों चीज़ें, अगर आपने नेम डाला है तो आपके सब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी ये आना चाहिए, राइट। कैन वन अप्लाई विद Can one apply name with more than one SRN? No. अगर आपने एक बार हम इसे पढ़ते हैं, no, system prevents application of the name reservation in case of proposed name is already applied for and payment is already made for such a SRN. Stakeholder would avoid this and wait for the reasonable time for the payment confirmation before applying the same name again. ये बोल रहा है कि अगर किसी ने नेम रिजर्व करा रखा है या उसी बंदे ने नेम रिजर्व कर रखा है या किसी और बंदे ने रिजर्व करा रखा है तो सेम नेम से आप दोबारा रिजर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन करने जाएंगे तो वो ऑलरेडी बता देगा ये नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, राइट। और अगर जो भी स्टेक होल्डर्स है अगर वो चाहते हैं कि रिजेक्शन ना आए तो वेट करे टाइम का, क्योंकि जो भी नेम रिजर्व की जाती है वो नेक्स्ट 20 डेज के लिए होती है। अगर 20 डेज में वो जो भी स्टेक होल्डर्स है अगर उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपायर हो जाता है और सिस्टम से हट जाता है। तो आप 20 to 30 डेज के बाद आप वापस आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उस कंपनी के नेम पे और रिजर्व कर सकते हैं उस नेम पे, राइट। What needs to be done when the proposed name applied has already been reserved, but due to some issues like category, spelling mistake, the applicants want to reapply the same name. ये कह रहा है कि प्रपोज नेम जिसकी ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है, नेम जो रिजर्व हो चुका है, बट ड्यू टू सम इशूज उसकी कैटेगरी और स्पेलिंग में मिस्टेक है, द एप्लीकेंट्स वांट टू रीअप्लाई। सपोज आपने कोई रिजर्व करी कंपनी का नेम और उसमें कुछ गलती होगी, उसकी कैटेगरी में गलती होगी, उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, तो क्या एप्लीकेंट रीअप्लाई कर सकता है सेम नेम के लिए? उसमें क्या करना है, इन सच केसेस बिफोर अप्लाइंग अगेन इट हैज़ टू इंश्योर द स्टेक होल्डर फर्स्ट विदड्रॉ द ऑलरेडी रिजर्व नेम। ये कह रहा है कि आप न्यू कंपनी रिजर्व करवा लें, लेकिन आप इंश्योर रहें कि जो आपने रिजर्व करवाई है उसकी जो ऑलरेडी रिजर्व करवाई है उसको विड्रॉ कर लें। क्योंकि इसमें भी अगर आपने विदाउट यूज़ के, मतलब कि ना किसी यूज के ही आपने कंपनी रिजर्व करवाई है तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है, राइट। तो इसलिए अगर आपसे कुछ गलती होगी कैटेगरी और स्पेलिंग मिस्टेक में, तो आप जो आपने रिजर्व नेम लिया है जो आपका अप्रूव हो चुका है उसको पहले विड्रॉ करा लें, उसके बाद देयर आफ्टर अप्लाई अगेन। सच नेम कैन बी विड्रॉन by making an application CRC। आप एक एप्लीकेशन by making an application to CRC escalation@MCA along with an affidavit for withdrawal and KYC details of the applicant। ये कह रहा है कि आप एक KYC एफिडेविट बनवाएं कि हम क्यों, एक एफिडेविट होती है जो हमारे खुद की कंसर्न होती है कि हम क्यों इसे विड्रॉ कर रहे हैं, और उसके साथ आप अपने अटैचमेंट लगाएं, राइट, जो एप्लीकेंट है, और उसको यहाँ पे मेल करें। उसके बाद जब आपके विड्रॉ हो जाएंगे तो आप न्यू नेम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिखें, हम ज़रूर बताएंगे आपको कि एफिडेविट की क्या डिटेल फिल करनी है और क्या क्या KYC की लगानी है, राइट। व्हाट आर द केसेस वेयर इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर मैंडेटेड टू बी मेंशन अटैच्ड व्हाइल अप्लाइंग फॉर द नेम। इन केस ऑफ, ये कह रहा है कि ऐसे व्हाट आर द केस वेयर इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और मैंडेटरी टू बी मेंशन। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्या मैंडेटरी है जो हमें मेंशन करना है जब हम अटैच करते हैं।
ये जैसे हम ये जो हमारे को फॉर्म अटैच करना है, जो हमारे को फाइल अटैच करनी है, वो उसमें क्या क्या अटैच होनी चाहिए, राइट। इन केस ऑफ द एक्टिविटीज कोड 36 हैविंग मेनी आर्टिकल्स, 74 अदर बिजनेस एक्टिविटीज, 93 other service activities, it is not possible to check trademark. Therefore, it is mandatory in such a case of maintain attach specific objective, otherwise form will be considered as detachment. ये बताया गया कि अगर आपका एक्टिविटीज़ को 36 है तो उसमें बहुत ऑब्जेक्ट हैं, 74 है अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ है, उसमें भी बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, 93 है इसमें भी अदर सर्विस एक्टिविटीज़ है। तो इसमें पॉसिबल नहीं होता कि ट्रेडमार्क चेक करना है सिस्टम को। तो आपको क्या करना है, आपको एक अटैचमेंट लगानी है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कि आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि इसमें बहुत एक्टिविटीज़ हैं, इसमें बहुत सारे अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, इसे अदर सर्विस एक्टिविटीज़ है, तो उसमें आप अटैचमेंट ज़रूर लगाएं। तो होप सो आज की वीडियो में, ये बहुत लंबा है, तो ये 87 पॉइंट्स है टोटल। तो अभी हमने ये सोचा है कि हम एक पार्ट में करके हम ये वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैंने आपको 20th तक बता दिया है, आपको अगर आप ध्यान देंगे यहाँ तक बता दिया मैंने 20th तक। व्हाट आर द केस वेयर इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और मैंडेटरी टू बी मेंशन्ड एंड अटैच व्हाइल अप्लाइंग द नेम। होप सो ये सारे जितने भी केसेस मैंने आपको दिखाया हैं, और ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं MCA की साइट पे, राइट। तो होप सो आपको समझ में भी आया होगा, और जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो में टाइम लग रहा है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, PDF की फ़ाइल है, आप खुद पढ़ सकते हैं इसे। और एक एक जब आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आपके रिजेक्शन के चांसेस 90% कम हो जाएंगे। आई एम डैम श्योर कि 90% आपके रिजेक्शन और रिसबमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। होप सो आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको 21 के बाद बताएंगे, 21 के बाद, क्योंकि बहुत सारे 87 पॉइंट्स हैं और एक साथ बताना सही नहीं है। तो अभी हमने 20 पॉइंट्स बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पॉइंट से भी चलेंगे। होप सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।